हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज हम बात कर रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों पर हम बात कर रहे होंगे। कंप्लीट 3 यूनिट तक आपको इसमें रिवीजन के तौर पर आपको कंप्लीट 3 यूनिट मिल जाएगा। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। और जिन लोगों ने अभी तक अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है तो उन लोगों के लिए मेरी आप लोगों से विनती होगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, जो मेरे पेड वाले स्टूडेंट हैं वो भी और जो आप सभी हैं वो सभी लोग क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। आपको एग्ज़ाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो MCQ टाइप आपके क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो क्वेश्चन होंगे, चाहे आपके सॉल्व टाइप के क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग टाइप के भी कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान से, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इन सारे पॉइंट को आपको याद करना है। और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, आप पहले से पढ़ते जा रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको एक बार देख लेना है अच्छे से और इसके पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएगी और उनको वो बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, क्योंकि उनका एक बार पूरा रिवीजन जो है वो कंप्लीट यूनिट 3 तक का रिवीजन इसमें इंक्लूडेड है। यूनिट 4 एंड यूनिट 5 इनके भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगी। इस वीडियो के जस्ट बाद एक दूसरा वीडियो आपको मिलेगा जहाँ पे 4 एंड 5 दोनों यूनिट का जो है वो कंबाइन करते हुए आपको वो वीडियो रहेगा। तो दोनों ही वीडियोज़ जो है वो आपको देखनी है। पहला क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा की विश्व की पहली पुस्तक कौन थी? ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा पंचतंत्र थी। जिसके लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक थे और विकलांगता के क्षेत्र में यह सबसे पहली पुस्तक थी आपकी, तो इसको ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, तो 1883 आप याद रखेंगे, यचाई बच्चों के लिए पहला स्कूल खोला गया था। जगह कौन सा था? तो मुंबई था। प्रीवियस ईयर में यह भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप ये बातें भी ध्यान रखेंगे कि जो पहला स्कूल था यचाई बच्चों के लिए 1883 में मुंबई में खोला गया था। वहीं 1887 में भिलाई वालों के लिए अमृतसर में पहला स्कूल खोला गया था, तो ध्यान रखेंगे ये बात। 1941 में IDD वालों के लिए, जिसे आप यमार कहते हैं, तो यमार वाले बच्चों के लिए जो पहला स्कूल खोला गया था वो आपका 1941 में जो है वो खोला गया था। उसके बाद SSA के बारे में आपको ध्यान रखना है, पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है। SSA जिसे हम सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं, 2001-2002 में आया हुआ था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई थी कि जिनकी भी एज 6 से 14 वर्ष होगी ऐसे बच्चों को फ्री में एजुकेशन जो है वो दी जाएगी। यहीं पर आप ध्यान रखेंगे 6 to 18 की बात किया जाता है। अगर ये दिव्यांग बच्चों के क्षेत्र में पूछा जाएगा तो 6 से 18, नॉर्मल बच्चों के लिए पूछा जाएगा तो नॉर्मल बच्चों के लिए 6 से 14, ध्यान रखिएगा आप। सालमान का सम्मेलन जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन से जो है वो रिलेट करता है, 1994 स्पेन में ये आयोजित किया गया था, जो कि दिव्यांग बच्चों के समावेशी शिक्षा से जुड़ी हुई बातों को सामने रखा था। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो पॉइंट आपको इसमें इंक्लूड किया गया है वो सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विकलांगता के मॉडल को विस्तार से समझाइए। आपसे विकलांगता के मॉडल के बारे में पूछा गया है कि जो दिव्यांगता है उस दिव्यांगता के मॉडल्स कौन कौन हैं। इंपॉर्टेंट है, नया सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो विकलांगता के मॉडल को हम धार्मिक मॉडल, चिकित्सीय मॉडल, सामाजिक और मानवाधिकार मॉडल, इन 4 मॉडलों में जो है वो हम बांटते हैं। पहला आपका धार्मिक मॉडल था, जहाँ पे दिव्यांग बच्चों को ऐसा माना जाता था कि ये समाज के लिए कलंक है, किसी इनके ही पाप या इनके पूर्वज के पाप की वजह से ये दिव्यांग हुए हैं। तो ये सोच विचार को लेकर के चलने वाले मॉडल को हम धार्मिक मॉडल कहते हैं। वहीं पे चिकित्सीय मॉडल था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 नंबर में या लॉन्ग टाइप में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि धार्मिक मॉडल, चिकित्सीय मॉडल, मानवाधिकार मॉडल, सामाजिक मॉडल है क्या। ठीक है, मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, बस रिवीजन के तौर पर ये क्लासेस मैं आपको दे रही हूँ, तो आप ध्यान रखेंगे, आपको इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, कि धार्मिक मॉडल क्या है और सामाजिक मॉडल क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। धार्मिक मॉडल को इतना
इतना दिमाग में रखिएगा कि ये मानता है कि विकलांगता, ये सोच थी लोगों की धार्मिक मॉडल के अंतर्गत कि विकलांगता जो है वो क्या है, एक अभिशाप है, और ऐसे व्यक्ति जो है वो समाज के लिए अभिशाप है। इनका ही कोई पाप, इनके पूर्वज का कोई पाप होगा, जिसका कर्म जो है, जिस पाप का परिणाम जो है ये बच्चे हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम चिकित्सीय मॉडल की बात करते हैं तो चिकित्सीय मॉडल मानता है कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं इनको हम प्रॉपर तरीके से इलाज के थ्रू इनको हम ठीक कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को इलाज की ज़रूरत होती है। वहीं पर सामाजिक मॉडल दिव्यांग बच्चों को अधिकार देने की बजाय ऐसे बच्चों के साथ भेदभाव करता है और दिव्यांग बच्चों को एक बाधा के रूप में जो है वो मानता है। दिव्यांग बच्चों को बेचारा, लाचार, ये सब दृष्टिकोण जो है वो रखता है। वहीं पर मानवाधिकार मॉडल की बात करते हैं तो ये सबसे अच्छा मॉडल है, और ये मॉडल आधुनिकता पर आधारित एक मॉडल है, जहां पर सभी दिव्यांग बच्चों को उनके अधिकारों को दिलाते हुए समाज में एक सुगम वातावरण बनाने की जो है वो बात करता है। प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगता का मॉडल नहीं है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा मॉडल था, ये क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में, कि ऐसा कौन सा मॉडल था जो दिव्यांग बच्चों को एक बाधा के रूप में नहीं मानता है और उनके लिए एक सुलभ वातावरण का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जब आपको ये पता होगा कि धार्मिक मॉडल क्या है, चिकित्सीय मॉडल क्या है, सामाजिक मॉडल क्या है, मानवाधिकार मॉडल क्या है, तो फिर आप इन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को बेहतर ढंग से तक करके आएंगे। उसके बाद हम क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता, ये तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा कि क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता, आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है, किसी एक के बारे में भी पूछा जा सकता है कि क्षति क्या है, या क्षमता क्या है, दिव्यांगता क्या है। आपको तीनों के बारे में पढ़ना है। तो क्षति क्या होती है, ये बाह्य रूप होता है, मतलब शरीर के जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी के किसी भी पार्ट्स में कोई कमी आ जाए उसे हम क्षति कहते हैं। जैसे हाथ ना हो, पैर ना हो, आँख का रेटिना खराब हो गया हो, जीभ कट गई हो, तो ये क्या है, ये क्षति है। वहीं अक्षमता क्या है कि जिस भी अंग में क्षति हुई है उस क्षति के कारण ही जो कार्य करने की क्षमता में कमी आती है। जैसे हाथ नहीं है, और हाथ ना होने की वजह से हम दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को भी नहीं कर पाएंगे, लिखने पढ़ने संबंधित जो लिखने की क्रियाएं हैं वो भी हमारी बाधित हो जाएंगी। तो उस क्षति के कारण ही, हाथ ना होने के कारण ही ये जो क्षमता की कमी आई है, यही आपकी अक्षमता है। और जब ये सामाजिक रूप ले ले, सामाजिक रूप से ये आपको एक लंबे समय तक ये बाधा पहुंचाए सामाजिक कार्यों में भी, तो इसको हम कहते हैं दिव्यांगता। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, कम से कम 6 से 7 डिफरेंस आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे। मैंने एक वीडियो बना रखा है अलग से भी क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता पे, और जब मैंने आपको यूनिट बाय यूनिट चीज़ों को कराने का निश्चय किया था तो वहाँ पे भी मैंने आपको ये करवा रखा है। तो ध्यान से आपको ये चीज़ें करनी है। अगला क्वेश्चन है, पुनर्वास और आवास में क्या डिफरेंस होता है। हम इसको देखेंगे क्या डिफरेंस है दोनों में। तो पुनर्वास का मतलब होता है पुरानी क्षमता को बहाल करना। देखिए, क्षति, अक्षमता हो गई, पुनर्वास और आवास हो गया, मानसिक रोग, मानसिक मंदता हो गया, ठीक है, बहुदिव्यांगता और मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। तो इन सब में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है। तो इन सभी में आपको डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए, और आप इन सभी के डिफरेंसेस में कम से कम 6 से 7 अंतर आप जरूर याद रखेंगे। पुनर्वास क्या होता है, पुरानी क्षमता को बहाल करना। किसी भी व्यक्ति के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो दौड़ में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी जो है वो धावक था, लेकिन किसी रीजन की वजह से आज वो दौड़ नहीं पा रहा है, पैर में मान लीजिए कुछ हो गया जिसकी वजह से वो दौड़ नहीं पा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को हौसला दे करके, ऐसे व्यक्तियों को जो कुछ सुविधाएं दे करके कि उनके पैर लगवा दिए जाएं नकली, उनके अंदर की वो क्षमता जो पहले वो दौड़ पा रहे थे उसको दोबारा से बहाल कर देना। पैर नहीं कट गया था या पैर में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो आपने दोबारा से उनके पैर को ठीक करने के लिए प्रयास किया और दोबारा से उनको दौड़ने के लिए प्रेरित किया। तो ये क्या हो जाएगा, पुनर्वास हो जाएगा। वहीं पर आवास की बात करते हैं तो आवास का मतलब होता है बच्चे के अंदर एक नई क्षमता को डेवलप करना। जैसे अगर हम बात करते हैं आवास के एग्जाम्पल की, तो किसी बच्चे को आर्ट नहीं आता है तो आपने एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू उसको आर्ट में जो है वो प्रॉपर बेहतर उसको प्रशिक्षण दिया, तो वो आवास कहलाएगा। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, और आप इन दोनों के डिफरेंसेस को वीडियोज़ के माध्यम से ज़रूर एक बार कवर करने का प्रयास करेंगे, आपसे पूछा जा सकता है।
अगला आपका क्वेश्चन है बेंचमार्क विकलांगता से क्या तात्पर्य है। तो 40% या उससे अधिक अगर किसी में दिव्यांगता है तो उनको हम बेंचमार्क विकलांगता की श्रेणी में जो है वो रखते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। भारत में पीडब्ल्यूडी के लिए मतलब जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या कानूनी प्रावधान क्या क्या है वो आप ध्यान रखेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इनके लिए RCI एक्ट आया था जो 1992 में आपका आया था, जिसका फुल फॉर्म होता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद पीडब्ल्यूडी आपका था 1995 में आया था, 1996 में लागू होता है। पूरा फुल फॉर्म जब भी आप लिखेंगे अपने पेपर्स में तो पूरा फुल फॉर्म लिखने का प्रयास करेंगे। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीडब्ल्यूडी का जब फुल फॉर्म बताते हैं तो वो सिर्फ पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को करके वो छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आप पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म लिखेंगे तो पूरा फुल फॉर्म उसका लिखिएगा, सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लिख करके आप नहीं आइएगा, गलत नहीं है वो, ठीक है। आप अगर लिख के आते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 1995 तो वो गलत नहीं है, लेकिन जब हम उससे बेहतर हमारे पास ऑप्शन है तो फिर हमें वही ऑप्शन चूज करना है। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी लिख के आप आ गए और किसी ने ये पूरा फुल फॉर्म ही लिख दिया तो यकीन मानिए आपसे ज़्यादा नंबर मिलेगा। आपको अगर आधा नंबर दिया जा रहा है तो उस बच्चे को पूरा नंबर मिलेगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सॉरी एक मिनट, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो आपको पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, तो ये पूरा फुल फॉर्म आप लिखिएगा। उसके बाद इसमें 7 डिसेबिलिटियाँ इंक्लूड है, आपका होमवर्क होगा, आपने पढ़ रखा होगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि पीडब्ल्यूडी में शामिल 7 डिसेबिलिटियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। 7 डिसेबिलिटी इंक्लूड है। यह भी क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियस ईयर में कि पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत कितनी डिसेबिलिटियों को सम्मिलित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 7 जो डिसेबिलिटियां हैं ऐसी 7 डिसेबिलिटियों को पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो है वो शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, एनटीए आया था जो 1999 में आपका आया था, नेशनल ट्रस्ट एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। 4 डिसेबिलिटियाँ इंक्लूडेड थी, आर्टिज्म था, सीपी था मतलब सेब्रल पाल्सी प्रमस्त की पक्षाघात जिसे कहते हैं, एमडी था मेंटल रिटार्डेशन जिसे हम कहते हैं, एमडी था जिसे हम मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ये एमडी का मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी। उसके बाद आईडीडी था जिसे आप एमआर कहते हैं मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, वर्तमान समय में यही नाम है। तो ध्यान रखिएगा कि ये 4 डिसेबिलिटी आर्टिज्म, सीपी, एमडी, एमआर, ठीक है। आर्टिज्म, सीपी, एमडी, एमआर, एमआर का मतलब आईडीडी को ही एमआर कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आरपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आरपीडब्ल्यूडी 2016 फुल फॉर्म याद रखेंगे, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016-2017, एक साल बाद जो है वो लागू हुआ था और इसमें 21 डिसेबिलिटियाँ जो थी वो शामिल की गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसमें 21 डिसेबिलिटियाँ हैं, किसमें 7 डिसेबिलिटी है, किसमें 4 डिसेबिलिटी है। अच्छे से ध्यान रखिएगा इन बातों को। 21 डिसेबिलिटियाँ, ठीक है, आपको नाम जरूर पता होना चाहिए 21 डिसेबिलिटियों का, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें 21 डिसेबिलिटी है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम जो कि 2016 में आया था, 1987 का जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम था उसी मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में संशोधन करके आपका मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 जो था वो लाया गया था। 7 जुलाई 2018 को इसको जो है वो लागू किया गया है और इसमें एक डिसेबिलिटी है, वो कौन सी है, मानसिक मंदता। ध्यान रखिएगा, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए ये कॉमन सेंस की बात है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम आपका है तो इसका मतलब है उसमें मानसिकता से, मानसिक रोग से ही संबंधित डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया है। लेकिन कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम में तो कितनी डिसेबिलिटियाँ शामिल थी। बच्चों को ऊपर नाम लिखा रहता है लेकिन कन्फ्यूजन रहता है कि कितनी डिसेबिलिटियाँ हैं। तो ध्यान रखिएगा एक ही डिसेबिलिटी है, वो कौन सी है, वही मानसिक मंदता है आपकी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दिव्यांगता रोकथाम रणनीतियों को समझाइए। तो आपने पढ़ा होगा कि जो दिव्यांगता का रोकथाम है वो हम 3 चरण में करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी जो है रोकथाम प्राथमिक के अंतर्गत है, कौन सा द्वितीयक, कौन सा तृतीयक। कभी कभार पूछा जाता है कि जो पुनर्वास की सुविधा है वो हम कौन सी रोकथाम के अंतर्गत देते हैं, तो वो हम तृतीयक रोकथाम के अंतर्गत देते हैं, ठीक है। जो पुनर्वास है आपका वो तृतीयक रोकथाम में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे।
उसके बाद क्रॉस डिसेबिलिटी क्या है, क्रॉस डिसेबिलिटी अच्छे से आप करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, नया भी है और इंक्लूड किया गया है 2021 के सिलेबस से, तो आप ये ध्यान रख के करिएगा। तो यह एक दृष्टिकोण है जो व्यापक रूप से विभिन्न प्रकारों को जो है वो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताएं हैं उनको ये ध्यान में रखता है। और ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ये एक मॉडल है, विकलांगता का ही एक मॉडल है क्रॉस डिसेबिलिटी, जिसमें जो विकलांग बच्चे होते हैं उन सभी विकलांग बच्चों को सुविधाएं देने की जो बात है जो ये करता है। स्पेक्ट्रम अप्रोच भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि केंद्र में एक ही केंद्र में अलग अलग तरह के डिसेबिलिटी वाले बच्चों को जो है वो सुविधाएं दी जाती है। इसी को हम छाता जो है छाता उपागम भी कहा जाता है, इसी को स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, इसी को हम क्रॉस डिसेबिलिटी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। गामा का क्षमता से संबंधित कौन कौन सी दिव्यांगता है वो आपको ध्यान रखनी है। तो पोलियो होता है, पोलियो गामा का क्षमता से ही संबंधित दिव्यांगता है। बच्चे के पैर जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रभावित होती हैं, बट हाथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैर ही प्रभावित होगा, हाथ भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पैर ही प्रभावित होते हैं। बहुत कम, लगभग 5 वर्ष तक के बच्चों को जो है ये प्रभावित करता है। इसीलिए पोलियो का जो टीका होता है वो भी 5 वर्ष तक के बच्चों को, मतलब 5 वर्ष से जो कम बच्चे होते हैं ऐसे बच्चों को जो है वो दिया जाता है। वायरस के कारण होने वाला एक प्रकार का डिसीज, मतलब एक प्रकार का रोग जो है वो डिसीज होता है। इसके 3 वायरस होते हैं, लियान, लैंसिंग, ब्रांसाइड, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि पोलियो वायरस से होता है, कौन कौन से उसके वायरस होते हैं, ठीक है, और इसमें कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो रीढ़ की हड्डी का जो इंटीरियर हॉर्न सेल होता है वो इसमें प्रभावित होता है। ध्यान से ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे कि जो पोलियो है वो गामक अक्षमता का एक प्रकार होता है, वायरस के कारण होता है। लियान, लांसिक, ब्रांसाइड 3 वायरस होते हैं और रीढ़ की हड्डी का इंटीरियर हॉर्न सेल जो है वो आपका प्रभावित होता है। अगर आप इतनी बातें याद रखते हैं तो आपका वायरस पोलियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो लॉन्ग में आपको एक बार जो है चीज़ों को रीड डाउन कर लेना है, इंपॉर्टेंट उसमें यही चीज़ें थी, ठीक है, फैक्ट की चीज़ें इतनी है, बाकी की चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसमें बच्चे का 5 साल की उम्र में प्रदूषण दूषित की जो भी मान लीजिए आसपास कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रदूषण है उसकी वजह से ये फैल जाता है और उसी में कुछ वायरस पाए जाते हैं आपके लियान, लांसिक, ब्रांसाइड, जिसकी वजह से बच्चे का इंटीरियर हॉर्न सेल जो है वो प्रभावित हो जाता है। अगला गामक अक्षमता का ही प्रकार होता है सीपी, जिसे आप सेरेब्रल पाल्सी, प्रमस्तकी पक्षाघात कहते हैं। इसके प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकार आपसे पूछा जाता है तो 3 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। पहला है तीव्रता के आधार पर बांटा गया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 3 प्रकार इसके बताए गए हैं। उसके बाद प्रभावित अंगों के आधार पर 5 प्रकारों में बांटा गया है, मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डाईप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया। इसको आप ध्यान रखेंगे कि प्रभावित अंग के आधार पर भी 5 भागों में बांटा गया है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत बार पूछा जाने वाला जो है सीपी का प्रकार वो आपका यही होता है, प्रभावित अंग के आधार पर। मोनोप्लेजिया का मतलब होता है बच्चे का या तो एक हाथ या तो एक पैर, मतलब 1 लेग और 1 हैंड, किसी में से कोई भी एक प्रभावित हो जाएगा, वो आपका मोनोप्लेजिया होता है। हेमीप्लेजिया आपका होता है, देखिए डाईप्लेजिया होता है जहाँ पर दोनों दोनों हाथ या दोनों पैर प्रभावित हों। पैराप्लेजिया होता है दोनों पैर प्रभावित होते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया होता है पूरा शरीर प्रभावित होती है। और हेमीप्लेजिया होता है कि व्यक्ति का लेफ्ट साइड और राइट साइड में से कोई भी एक साइड प्रभावित होगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। मोनोप्लेजिया मतलब कोई भी एक हाथ आप बच्चे का या कोई भी एक पैर प्रभावित होगा। डाईप्लेजिया में एक जो दोनों पैर हैं, मतलब डाईप्लेजिया मतलब दोनों पैर प्रभावित हो सकते हैं या दोनों हाथ जो है प्रभावित हो सकते हैं। पैराप्लेजिया में दोनों पैर ही प्रभावित होते हैं। क्वाड्रिप्लेजिया में पूरा शरीर ही प्रभावित होता है। और हेमीप्लेजिया में लेफ्ट साइड या राइट साइड, जैसे लेफ्ट साइड प्रभावित होगा तो लेफ्ट वाला हैंड और लेफ्ट वाला लेग दोनों ही प्रभावित हो जाएंगे, वहीं राइट साइड में प्रभावित होगा तो राइट हैंड और राइट लेग दोनों ही प्रभावित हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो प्रभावित अंगों के आधार पर 5 प्रकारों में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है, स्पासिटी, एथोटोसिस एंड मिश्रित, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद मांसपेशीय दुर्विकार जो होता है वो भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी का ही एक प्रकार होता है, जो जन्म से 3 वर्ष के उपरांत जो है वो विकृति जो है बच्चे में शुरू हो जाती है। मांसपेशियों का विकास जो है वो नहीं होता है, धीरे धीरे बच्चा कमज़ोर हो जाता है। स्पाइना बाइफिडा होता है, ये जन्मजात होने वाला एक प्रकार का आपका जो है वो डिसीज जो है वो आपका होता है।
कुष्ठ रोग मुक्त होता है। कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, और माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्री जीवाणु होता है इसी की वजह से कुष्ठ रोग जो है वो व्यक्तियों में हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में भी। उसके बाद हम श्रवणबाधिता पढ़ेंगे। श्रवणबाधिता क्या है? तो श्रवणबाधिता में जो इम्पोर्टेंट याद रखने की चीज़ें हैं, फैक्ट की चीज़ें हैं, वो ये है कि PWD के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 60 मतलब बच्चा 60 डेसिबल या उससे अधिक पर सुनेगा तो वो श्रवणबाधित कहा जाएगा। RCI 1992 के अनुसार कहा गया है कि 55 डेसिबल पर होगा तो उसको हम एजुकेशन देंगे, वहीं 70 डेसिबल पर हम उसको व्यावसायिक शिक्षा देंगे। और RPWD 2016 में बताया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो 70 dB या उससे अधिक जो की ध्वनियों को सुनता है तो वो आपका जो है वो आपका श्रवणबाधित हो जाएगा, श्रवणबाधित कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूछा क्या जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि PWD के अकॉर्डिंग जो है वो श्रवणबाधित बच्चों की सुनने की रेंज कितनी है। तो जब आपको पता होगा कि 60 डेसिबल या उससे अधिक पे होता है, वहीं RPWD में 70 डेसिबल होता है, ठीक है, 10 आपका बढ़ जाता है RPWD के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारे इंक्लूड किए गए हैं। आप जब एक बार अपना नोट्स उठाएंगे तो अगर आपने भी अगर अपना इम्पोर्टेंट का एक दो पेज पे आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखा होगा तो आप देखेंगे कि ये सारे पॉइंट आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। यहाँ से 100% अगर आप एक वीडियो भी ये देख लेते हैं और अच्छे से इसे कवर करते हैं तो आपको 100% यहाँ से लाभ मिल जाएगा। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, लेकिन लाभ तब सिर्फ वीडियो देखने से नहीं मिलेगा, आपको ये चीज़ें याद भी करनी है। PDF मैं वीडियो ख़त्म होने के जस्ट बाद प्रोवाइड करवा दूंगी। मैं मानती हूँ कि ये वीडियो आपको लेट से मिल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको जो भी नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, इसका मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट कर रखा है, एक बार आप वीडियो से चीज़ों को समझ लीजिएगा, उसके बाद आप उस नोट्स को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका एग्जाम सेकंड मीटिंग में है तो आप सुबह भी ये वीडियोस देख सकते हैं। तो आप एक बार जो है वो सारी चीज़ों को एक बार सीक्वेंस में पढ़ लीजिएगा। 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। आपने पहले भी कुछ चीज़ों को पढ़ रखा होगा तो एक रिवीजन के तौर पर आप इसको पढ़ सकते हैं। श्रवणबाधिता के प्रकार आपसे पूछा जाता है, जो जो इम्पोर्टेंट प्रकार हैं वो ध्यान रखिएगा। भाषा पूर्व हियरिंग लॉस और भाषा पश्चात हियरिंग लॉस, भाषा पश्चात श्रवण दोष। तो ये बहुत पूछा जाता है कि भाषा पूर्व श्रवण दोष क्या होता है। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, भाषा पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। तो भाषा पूर्व का मतलब होता है एक ऐसा श्रवण दोष जो बच्चे में किसी भी प्रकार का मतलब बच्चे की लैंग्वेज कोई डेवलप ना हो और उसके पहले ही बच्चा श्रवणबाधित हो जाए, तो भाषा पूर्व। भाषा पश्चात, भाषा के विकसित होने के बाद, जैसे कोई व्यक्ति 18 की उम्र में हेयरिंग लॉस, अपनी हेयरिंग कैपेसिटी को खो देता है तो वो भाषा पश्चात श्रवण दोष हो जाएगा। जन्मजात, जो बच्चे को जन्म से ही हो। ग्रहित, जिसे बच्चे ने बाद में एक्वायर कर रखा हो। WHO के अकॉर्डिंग बहुत बार आपसे पूछा गया है तो इसको ध्यान रखिएगा। 0 से 25 dB अगर कोई सुनता है तो वो नॉर्मल हेयरिंग रेंज में आता है, और 26 से 40 dB सुनता है तो वो माइल्ड में आता है। एक बात आप मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप DB लिखें तो एक D स्मॉल में रहेगा, मतलब D स्मॉल में एंड B कैपिटल में आप हमेशा लिखेंगे, ये आपका सही होगा। अगर आप D भी स्मॉल और B भी स्मॉल लिखते हैं तो ये डेफ ब्लाइंड हो जाता है। डेफ ब्लाइंड जो है उसका फुल फॉर्म, उसको हम शॉर्ट में, उसका निमोनिक्स आपका ये होता है DB। वहीं अगर हम D और कैपिटल B की बात करते हैं तो वो डेसिबल होता है। तो ध्यान से आपको इसको करना है, इस तरह से DB नहीं लिखा जाता है, इस तरह से डेफ ब्लाइंड लिखते हैं। तो जब भी आप लिखें इन बातों को ध्यान में रख करके लिखें। 41 से 55 dB अगर होता है तो वो मॉडरेट की कैटेगरी में जाएगा। 56 से 70 होता है तो सीवियर। 71 से 90 होता है तो प्रोफाउंड। वहीं 91 प्लस मतलब 91 प्लस होता है तो वो प्रोफाउंड डेफ हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पेपर देने जा रहे हो तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका बहुत ज़्यादा है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से इसको स्किप नहीं करना है। बिल्कुल आपको इसको स्किप नहीं करना है। आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं लेकिन इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा।
अगला, उच्चारण के आधार पर वाणी विकार को समझाइए। आप में भाषा और वाणी विकार दिया गया है, 2.4 शायद होगा, ठीक है। और जो है उसमें दिया गया है, जिसमें सोडा डिसऑर्डर के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। यस फॉर होता है सब्स्टिट्यूशन, ओ फॉर ओमिशन, डी फॉर डिस्टोरेशन और ए फॉर एडिशन। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विस्थापन, जैसे आपकी जगह को हटा करके, मतलब आपको हटा करके मैं किसी और को आपकी जगह पर स्थापित कर दूं, तो ये विस्थापन होता है। तो जब कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो कोई शब्द बोल रहा होता है, लेकिन उस शब्द को बोलने में वो किसी अक्षर को हटा करके उसके स्थान पर किसी दूसरे अक्षर को ला करके स्थापित करे, तो वो आपका सब्स्टिट्यूशन डिसऑर्डर होता है। वहीं ओमिशन का मतलब होता है छोड़ देना। तो जब कोई बच्चा बोल रहा हो तो वो किसी ऐसे अक्षर को छोड़ दे जो कि एक इम्पॉर्टेंट अक्षर हो, बच्चा उसको छोड़ करके बोले। डिस्टोरेशन का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से बोलना। बच्चा जो भी बोल रहा है उसमें अस्पष्टता ना हो, आप समझ ना पाएं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। उसके बाद एडिशन होता है किसी एक अक्षर को एक्स्ट्रा ऐड कर देना, ठीक है। जैसे अब बच्चा बोल रहा है तो जो अक्षर भी बोलना चाहिए उसमें किसी एक अक्षर को ऐड कर देना। जैसे स्कूल बोल रहा है तो स्कूल को बोलते समय वो ई जो है, स्मॉल ई जो है, उसको एक्स्ट्रा ऐड कर दे, तो वो आपका एडिशन हो जाता है। वहीं बौद्धिक अक्षमता की बात करते हैं। बौद्धिक अक्षमता संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं? देखिए, पहले इसको यमार कहते थे, फिर उसके बाद आईडी कहने लगे, और वर्तमान में आईडीडी कहते हैं। यमार मतलब मेंटल रिटार्डेशन, आईडी मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आईडीडी मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा। आईक्यू का मतलब क्या होता है? आईक्यू क्या होता है कि बच्चे का जो मतलब बच्चे के अंदर कितनी सोचने समझने की क्षमता हो, इसको मापने का जो पैमाना होता है उसे हम आईक्यू कहते हैं। और किसी भी बच्चे में अगर 70 से कम आईक्यू लेवल इसी बच्चे का है तो वो बौद्धिक दिव्यांग बच्चा कहा जाएगा। लक्षण 18 की आयु से पहले आपको नजर आएंगे। इलाज की बात करते हैं तो ठीक नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं। जो लिखा गया है सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद शारीरिक लक्षणों की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोसेफेली क्या होता है, तो ये जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं इन्हीं के लक्षण होते हैं। और माइक्रोसेफेली में औसत से छोटा जो सिर होता है वो बच्चे का पाया जाता है। वहीं हाइड्रोसेफेली की बात करते हैं तो औसत से बड़ा सिर पाया जाता है। हाइड्रो जहाँ भी आए तो उसका मतलब होता है जल, ठीक है। जहाँ पे भी आपको हाइड्रो देखने को मिले वहाँ पे उसका मतलब होता है जल। तो हाइड्रोसेफेली में बच्चे के सर में एक्स्ट्रा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का सर बड़ा दिखाई देता है, तो इसे हम हाइड्रोसेफेली कहते हैं। तो सिर का बड़ा होना हाइड्रोसेफेली है, सिर का बहुत छोटा होना, औसत से छोटा होना माइक्रोसेफेली है। तो ध्यान रखिएगा आप ये बातें। उसके बाद इसका वर्गीकरण डीएसएम के अनुसार अगर हम इसका वर्गीकरण देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, आप ध्यान रखिएगा। 70 से 85 तक बॉर्डर लाइन होता है, मतलब किसी भी बच्चे की आईक्यू लेवल अगर 85 तक है, इसका मतलब है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है। मानसिक मंद तो नहीं है, लेकिन उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा भी नहीं है, बॉर्डर लाइन पे है वो। 50 से 70 के बीच में है तो वो माइल्ड लेवल पे है, मतलब मानसिक मंदता है लेकिन कम लेवल पर है। 35 से 50 लेवल है तो वो मॉडरेट लेवल पर है, मानसिक मंदता है, माइल्ड से ज़्यादा है। 20 से 35 पे है तो वो गंभीर पे है। अगर 20 से कम किसी का आईक्यू लेवल है तो वो प्रोफाउंड लेवल पर आपका बच्चा होता है। उसके बाद मानसिक रोग तथा मानसिक मंदता में अंतर, ये मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे, स्क्रिप्ट नहीं करेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कराया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया। यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से आपको क्लियर नहीं किया जा सकता क्योंकि वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाएंगी, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट आपको बता दे रही हूँ, उसके आधार पर आप इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। मानसिक रोग और मानसिक मंदता, आपने देखा कि इसमें आईक्यू मैटर करता है। आईक्यू आपका 70 से जो है वो 70 से कम होता है। वही मानसिक रोग में किसी प्रकार का जो आईक्यू होता है वो आईक्यू पर जो है वो मानसिक रोग निर्भर नहीं करता है, ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आईक्यू का एक मेन डिफरेंस होता है, बाकी के डिफरेंसेस को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद अधिगम अक्षमता जो है, अधिगम अक्षमता पढ़ने लिखने संबंधित अक्षमता है। इस SLD का आपसे बहुत बार फुल फॉर्म पूछा गया है, जिसे हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो कहते हैं। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ये 3 इसके प्रकार हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित और डिसकैल्कुलिया गणना से संबंधित, जैसे कैलकुलेशन से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे अधिगम अक्षमता के ये 3 प्रकार हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। प्रकार और भी हैं बहुत
सारे प्रकार हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट आपके लिए इतना ही है, आप इसको ध्यान रखेंगे। SCLD का क्या मतलब होता है उसको भी ध्यान रखेंगे। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ASD का फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। ऑटिज्म को स्वपरायणता, स्वलीनता, इन सब नामों से जाना जाता है। ऑटिज्म में बच्चा एकांत में रहना पसंद करता है। ऑटिज्म का बच्चा जो रहता है वो गुमसुम रहता है, अपरिचितों से बात नहीं करता है और सामाजिक संचार में कमी होती है, भाषाई संप्रेषण की कमी होती है। तो ये सारे लक्षण आपके ऑटिज्म के बच्चों के पाए जाते हैं। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल जो है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से संबंधित डिसऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, आपसे ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रोनोलॉजिक डिसऑर्डर नहीं है, या इनमें से कौन सा क्रोनोलॉजिक डिसऑर्डर नहीं है। तो अगर आपको पता होगा कि क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए, जो हमारे ब्रेन से संबंधित डिसऑर्डर होते हैं वो आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंतर्गत जो है वो आपके आते हैं, जिसमें आपका पार्किंसंस रोग है। आपके सिलेबस में जो दिया गया है वही ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ध्यान से आप इन चीज़ों को करिएगा। पार्किंसंस रोग, डॉक्टर जो पार्किंसंस थे इन्होंने ही सबसे पहले इसको विस्तारित किया था। ये हमारे मस्तिष्क में 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो हमारा जो मध्य मस्तिष्क होता है, आपने पढ़ा होगा जैसे ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, उसी तरह के हमारे मस्तिष्क के भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो मध्य मस्तिष्क में बेसल गैंग्लिया होता है और बेसल गैंग्लिया क्या करता है, डोपामाइन नाम का एक पदार्थ जो है वो स्रावित करता है। डोपामाइन के माध्यम से हम अपने बॉडी पर कंट्रोल कर पाते हैं, अपनी शारीरिक गतिविधियों को हम नियंत्रित कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारे मस्तिष्क से उत्पादित होने वाला हमारे मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया से उत्पादित होने वाला डोपामाइन नामक पदार्थ अगर कम मात्रा में उत्पादित होता है और इसकी कमी पाई जाती है तो उसकी वजह से पार्किंसंस रोग होता है। पार्किंसंस रोग में क्या होता है, व्यक्ति के हाथ पैर में कंपन होने लगता है, व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं होता है, चालों में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये सारे लक्षण आपको पार्किंसंस रोग में जो है वो नजर आते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटी जो रहती है, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी में क्या होता है कि हमारे रीढ़ की हड्डी के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक जो सूचनाएं जो है भेजी जाती हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। रीढ़ की हड्डी के द्वारा मस्तिष्क में भेजी गई सूचनाओं के संचार में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि MD मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो उसमें मैंने कंफर्म किया है क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखिएगा, मल्टीपल डिसेबिलिटी में किसी भी 2 दिव्यांगता को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एक दिव्यांगता, मतलब जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है उसमें एक ब्रेन जो है वो एक भाग रहता है, दूसरा कोई भी पार्ट्स इसमें प्रभावित हो सकता है, लेकिन एक पार्ट्स क्या रहेगा, मतलब दूसरा कोई भी दिव्यांगता इसके साथ इंक्लूड हो सकती है। जैसे व्यक्ति के देखने की क्षमता में कमी हो, लेकिन बच्चे का ब्रेन के जो हमारे रीढ़ की हड्डी के माध्यम से सूचना हमारे ब्रेन तक जाती है उसमें भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो ब्रेन में प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलेगी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, जबकि मल्टीपल डिसेबिलिटी में देखने को मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। बाकी के डिफरेंसेस को मैंने आपको वहाँ पे करा रखा है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेंगे। रक्त विकार से संबंधित कौन कौन सी दिव्यांगता है, आपसे ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिसीज और हीमोफीलिया, ये 3 आपके ब्लड डिसऑर्डर होते हैं। थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, मतलब हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है इस हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी या फिर इसकी अनुपस्थिति हो जाएगी, उपस्थित नहीं रहेगा हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में, या फिर इसकी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाता है। और थैलेसीमिया रक्त से संबंधित विकार होता है। सिकल सेल डिसीज या सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। इसमें जो ब्लड का आकार होता है, हमारे जो RBC होता है उस RBC के आकार में परिवर्तन हो जाता है। कुछ इस तरह से RBC का आकार आपको देखने को मिल जाता है, जिससे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। उसके बाद हीमोफीलिया होता है। हीमोफीलिया रक्त का थक्का जमने की क्षमता का नुकसान होता है। हीमोफीलिया में हमारे ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है उसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे।
उसके बाद माइक्रोग्राफिया किस दिव्यांगता से संबंधित होता है, तो याद रखिएगा पार्किंसंस रोग से आपका माइक्रोजोग्राफिया होता है वो आपका संबंधित होता है। इसमें मैंने कंप्लीट यूनिट 3 तक के रिवीजन क्लासेज आपको जो है वो दी है, और जो भी अगर इसमें से मुझे ऐसा लगेगा कि एक बार मैं दोबारा से रीचेक करके अगर मुझे लगेगा कि इसमें कोई भी टॉपिक कोई भी पॉइंट या कोई भी क्वेश्चन और इंक्लूड करना है, तो उन सारे क्वेश्चनों को और आपको आज ही यूनिट 4 एंड यूनिट 5 दोनों की क्वेश्चन की जो सीरीज है वो भी इसके साथ कंटिन्यू मिल जाएगी, और अदर सब्जेक्ट के भी आपके एग्जाम से पहले आपको जो है वो देने का पूरा प्रयास जो है वो किया जाएगा। आप जितने से ज़्यादा बच्चे कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि आपको ये वाली जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो अगर चाहिए तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो आप ज़रूर एक बार से कर दीजिएगा, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ आपको ये सीरीज़ जो है वो कैसी लग रही है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।